हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनलाइटेंड एकेडमी। सो बेसिकली करंट अफेयर सीरीज़ का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो आज का वीडियो जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वहीं से जहाँ से हमने पार्ट 1 को एंड किया था। तो पार्ट 1 का जो लास्ट टॉपिक मैं करा रहा था वो था राजा राम मोहन राय पे। राजा राम मोहन राय, करेक्ट। अब राजा राम मोहन राय क्यों करंट अफेयर में रेलिवेंट थे? इसलिए क्योंकि अभी इनका 250th बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, राइट। ये ऑलरेडी मैंने लास्ट के वीडियो में बता रखा है। तो मैंने लास्ट के वीडियो में एक टर्म बताया था कि राजा राम मोहन राय की जो डेथ है वो कहाँ हुई थी? ब्रिस्टॉल, लंदन में। अब ब्रिस्टॉल भी खुद अपने आप में करंट अफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है उनकी। तो ब्रिस्टॉल इसलिए करंट अफेयर में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे दादा भाई नेहरूजी का भी घर है और उनके घर जो है वो स्पेसिफिकली ब्रूमले एक जगह है, ब्रूमले ब्रिस्टॉल में, वहाँ पे इनका घर है, करेक्ट। किनका? दादा भाई नेहरूजी का, दादा भाई नेहरूजी। और आप सभी जानते होंगे कि दादा भाई नेहरूजी एक इंडियन नेशनलिस्ट लीडर हुआ करते थे, मॉडरेट लीडर थे। तो उनका घर ब्रूमले में था। तो अभी क्या रिसेंटली न्यूज़ में ये था कि 15 अगस्त 2022 को यूके की ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने या फिर आप कह सकते हैं टेक्निकली ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने इनके इस ब्रूमले वाले घर को, दादा भाई नेहरूजी के ब्रूमले वाले घर को एक टैग दिया है। दैट टैग इज़ नोन एज ब्लू प्लेग, राइट। और ये ब्लू प्लेग का बेसिकली एक बैज है जो घर के बाहर लगाया जाता है। तो ये हर इंसान को नहीं ऑफर किया जाता है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ होती है उनको ही ये कन्फर्ट किया जाता है। तो इस बार दादा भाई नेहरूजी को कि जो ब्रिटेन में उनका जो घर है ब्रूमले में, उस घर के बाहर ये बैज लगाया जाएगा, ब्लू प्लेग, राइट। अब ये उनको क्यों दिया गया? बिकॉज ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन के पार्लियामेंट के वो पहले इंडियन मेंबर बने थे। जस्ट लाइक उन्होंने वहाँ पे 3 बार इलेक्शन लड़े, एक बार हार गए थे, 2 बार वो इलेक्शन जीत करके ब्रिटेन के एमपी बने थे। और कब लड़ा था उन्होंने? पहली बार जब उन्होंने लड़ा था इलेक्शन वो 1886 में लड़ा था, जो हार गए थे। दूसरी बार जब वो 1892 में लड़े थे तो वो जीत गए, और 1895 में भी वो विनर हो गए थे, करेक्ट। और ये किस पार्टी से इलेक्शन इन्होंने लड़ा था? ये लड़े थे लिबरल पार्टी से, करेक्ट। तो इस वजह से क्योंकि वो वहाँ के एक टाइम पे ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके थे, इस वजह से उनकी अपनी जगह है इंग्लैंड के अंदर। वो टोटल 30 ईयर्स इंग्लैंड में रहे थे, करेक्ट। तो अब हम बात करते हैं कि दादा भाई नेहरूजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स का जो अपने आप में हिस्ट्री से क्वेश्चन हो सकता है। वहाँ के एमपी होने के कारण और 30 साल वहाँ पर सर्व करने के कारण इनको अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपका कि अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नेहरूजी को। इनको एक और नाम से जाना जाता है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनको इस नाम से भी जाना जाता है, करेक्ट। अब ये 3 बार आईएनसी के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके थे। कब? पहली बार ये प्रेसिडेंट बने थे 1886 में, जब इन्होंने यहाँ पे इलेक्शन भी लड़ा था 1886 में। सेकंड टाइम ये बने थे 1893 में, और थर्ड टाइम ये बने थे 1906 में। तो ही बेसिकली ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस थ्राइस, राइट। नाउ इनकी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है? इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था रहनुमाई माजदा सियान। ये एक पारसी ऑर्गेनाइजेशन थी, पारसी के रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने इसको बनाया है, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। इन्होंने एक अपनी न्यूज़पेपर भी पब्लिश करी थी। उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? रास्त गोफ्तार, करेक्ट। और इन्होंने एक बुक भी लिखा था, बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। और इस बुक में ही उन्होंने वेल्थ ड्रेन की थ्योरी दी थी, वेल्थ ड्रेन, ठीक है। तो अब दादा भाई नेहरूजी से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि दादा भाई नेहरूजी का तो एक तो करंट अफेयर में ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आ सकता है कि कौन से वो फर्स्ट इंडियन है जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट के मेंबर बने थे? तो दादा भाई नेहरूजी बने थे। कब बने थे ये भी पूछा जा सकता है। किस पार्टी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था ये भी पूछा जा सकता है। उनका घर एग्जैक्टली कहाँ था जिसको ब्लू प्लेग का टैग दिया गया? तो वो ब्रूमले में उनका घर है। उनको किन नामों से जाना जाता है? अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, उनकी बुक, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज़पेपर, और कब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। तो ये सारा, इसके बाहर इंडिया में किसी भी एग्जामिनेशन में दादा भाई नेहरूजी से इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। सेकंड करंट अफेयर जो बेसिकली है वो है अरबिंदो घोष पे।
अरविंदो घोष एक रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट लीडर थे जिन्होंने भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन किया था। इस बार इनका 150th बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने सेलिब्रेट किया इनका 150th बर्थडे। और इनका बर्थडे कब था? एग्जैक्टली आज़ादी के दिन होता है इनका बर्थडे। एंड 1897 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इस बार इनका 150th बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इनकी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या थी? देखिए, इनकी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो थी, ये वंदे मातरम इनकी न्यूज़पेपर है, ये आप याद रखिएगा, वंदे मातरम। दूसरा, ही वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ अनुशीलन समिति के फाउंडिंग मेंबर थे, करेक्ट। ठीक है, और इनको कहा जाता है प्रॉफिट ऑफ, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अब इनको प्रॉफिट क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इनको प्रॉफिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1910 के बाद इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स को गिव अप कर दिया था और स्पिरिचुअलिटी को अचीव कर लिया था, और पौंडीचेरी में एक जाकर के आश्रम सेटअप किया और वहाँ पे जाकर के ये एक अलग टाइप का योगा करते थे जिनको इन्होंने नाम दिया था इंटरनल योगा। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि इंटरनल योगा क्या है, करेक्ट। तो इन्होंने वहाँ पे सेटअप किया, फिर पौंडीचेरी में ही जाकर के इनका 1950 में इनका निधन हो जाता है। प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है। अब इनको जेल हो गया था 1908 में, क्यों? अलीपुर बॉम्ब केस के संदर्भ में इनको जेल हो जाता है। और उसके बाद जब ये जेल से 1910 में बाहर निकलते हैं तो ये एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेते हैं और उसके पौंडीचेरी जा करके योगा करने लगते हैं। इस बार इनका 150th बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ इंडियन फ्लैग। इंडियन फ्लैग इस बार बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, और आपको भी पता है क्यों? क्योंकि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, हर घर तिरंगा। अब इस कैंपेन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन फ्लैग कोड 2002 को अमेंड किया, और अभी जो नया फ्लैग कोड है दैट इज़ 2022। इसमें 2 चेंजेस करे गए। एक कि पहले जो टाइमिंग थी फ्लैग को होस्ट करने का या फहराए रखने का, वो था आफ्टर सनराइज़ एंड सनसेट। मतलब सनराइज़ के बाद और सनसेट से पहले ही अब झंडा फहराया जा सकता है, और सनसेट होने से पहले झंडे को क्या किया जाता है? उतार लिया जाता है। लेकिन अब ये क्या कर दिया गया? 24/7 कर दिया गया। एक चेंजेस ये किया गया। दूसरा था कि अब प्लास्टिक, पॉलीमर्स, मतलब किसी भी चीज़ के झंडे बनाए जा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, कॉटन के बन सकते थे, खादी के बन सकते थे, जूट के बन सकते थे, लाइक, और सिल्क के बन सकते थे। बट अब से प्लास्टिक और पॉलीमर्स को भी अलाउ कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हर घर तिरंगा के लिए कॉटन के झंडे या फिर खादी के झंडे बना पाना ये बहुत डिफ़िकल्ट होता आम जनता के लिए। इस वजह से इनको इस पर्टिकुलर कोड को अमेंड कर दिया गया, करेक्ट। ठीक है, अब जब हम इंडियन फ्लैग की बात कर रहे हैं तो इंडियन फ्लैग के बारे में भी हम जानते हैं। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 22 जुलाई 1947 को इंडियन फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया गया। जो आज हम इंडियन फ्लैग देखते हैं वो अडॉप्ट कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। लेकिन ठीक है, अडॉप्ट कर लिया गया। अब लेकिन जिसकी कुछ हिस्ट्री भी है इंडियन फ्लैग की, तो आज का जो हम इंडियन फ्लैग दे रहे हैं उसको डिज़ाइन किसने किया था? डिज़ाइन किया था पिंगाली वेंकैया ने। पिंगाली वेंकैया ने इसको डिज़ाइन किया था। और इन्हीं के बर्थडे पे, इनका बर्थडे था 22 अगस्त, इनके बर्थडे पे इस साल एक फेस्टिवल भी मनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, दैट इज़ कॉल्ड तिरंगा उत्सव। तिरंगा उत्सव किसने सेलिब्रेट किया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। इस साल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक और कैंपेनिंग लॉन्च करी थी, इंडिया की उड़ान। ये भी आप साथ में याद ही कर लें, इंडिया की उड़ान। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने तिरंगा उत्सव इंडिविजुअली लॉन्च किया गया था, और इंडिया की उड़ान जो है वो जॉइंट वेंचर था बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गूगल के साथ, करेक्ट। ठीक है, तो पिंगाली वेंकैया का जन्मदिन के दिन तिरंगा उत्सव सेलिब्रेट किया गया था, एंड ही वाज द डिज़ाइनर ऑफ बेसिकली द इंडियन नेशनल फ्लैग। ओके, नाउ हिस्ट्री क्या है? देखिए, इसमें 2 बातें आपको याद रखनी है कि फर्स्ट टाइम जो इंडिया का फ्लैग कभी अनफर्ल किया गया था या फ्लोन किया गया था वो कब किया गया था? दैट इज़ इन 1906। कहाँ पे? पारसी बगान, कलकत्ता। ठीक है, और 1907 में आपको पता है मैडम बीकाजी कामा ने इंडिया का फ्लैग जो है वो कहाँ होस्ट किया था? बर्लिन में, जर्मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस इंडियन ने
इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्री में झंडा फहराया था, तो वो है मैडम भिकाजी कामा, और कब 1907 में। ठीक है, तो ये इंडियन फ्लैग की हिस्ट्री है। ओके, नाउ कम टू द, जब इंडियन फ्लैग की बात हो रही है तो और भी क्या क्या रिलेटेड करंट अफेयर्स है इंडिया के फ्लैग से, तो 2-3 और करंट अफेयर्स है। एक मैं बता देता हूँ आपको, इस साल हर घर तिरंगा लॉन्च किया गया, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। दूसरा जो है करंट अफेयर पे कि एक स्पेस किड्स ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली किड्स को एस्ट्रोनॉमर बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए प्रमोट करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने 30 मीटर्स अबव अर्थ इंडियन फ्लैग को अनफर्ल किया। तो ये याद रख लिएगा, स्पेस किड्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, 30 मीटर अबव द अर्थ इंडियन फ्लैग को होस्ट किया गया। ठीक है, एक तो ये। दूसरा करंट अफेयर क्या है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडियन फ्लैग इस टाइम होस्टेड बाय इंडियन आर्मी। इस बार इंडियन आर्मी ने होस्ट किया कहाँ पे? लोंगेवाला। ये आपको पता है कहाँ है? पंजाब। 1971 का जो इंडिया और पाकिस्तान या बांग्लादेश का लिबरेशन वार था, तो उस टाइम पे लोंगेवाला पोस्ट पे 120 जवान तैनात थे बीएसएफ के, और उन्होंने वहाँ पे लोंगेवाला को पोस्ट को प्रोटेक्ट किया था। तो इस बार, सॉरी यहाँ मैंने इंडियन आर्मी लिख दिया, बीएसएफ। सो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने, बीएसएफ ने इस बार इस पर्टिकुलर वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट इंडियन फ्लैग है उसको होस्ट किया था कहाँ? लोंगेवाला। लेकिन ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि इस फ्लैग को होस्ट किया गया है, ये 5th टाइम है। तो ये भी आपको याद रखना है कि दिस इज़ द 5th टाइम। तो फर्स्ट टाइम यही फ्लैग को कब होस्ट किया गया था? ये होस्ट किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा, सॉरी मैंने करेक्ट बताया था आपको, इंडियन आर्मी ने ही लोंगेवाला पे किया था, सॉरी। फर्स्ट टाइम इसको किया गया था कहाँ पे? लेह पे। कब? 2 अक्टूबर 2021 में। ठीक है, ओके, 2021 या। अब आते हैं बात कि दूसरी इस बार इंडियन आर्मी ने लोंगेवाला पे इसको किया था किस दिन? 15 जैन को। 15 जैन को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये तो दूसरा करंट अफेयर हो गया इंडियन फ्लैग से। तीसरा है, इस बार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, वही यूनिवर्सिटी जहाँ पे अभी रिसेंटली ये यूनिवर्सिटी न्यूज़ में थी फॉर बैड रीजंस, एमएमएस लीक के कारण। सो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप किया है टू होस्ट टू फॉर्म लार्जेस्ट ह्यूमन चेन टू होस्ट द इंडियन फ्लैग। ये लोग लार्जेस्ट ह्यूमन चेन बना करके इंडियन फ्लैग को फहराए थे, इस वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो ये 3 4 करंट अफेयर है जो इंडियन फ्लैग से रिलेटेड है। तो मैंने आपको सब कुछ सम अप करके बता दिया है। ठीक है, जब हम इंडियन फ्लैग की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये नेशनल फ्लैग हम इसे कहते हैं, करेक्ट। तो ऐसी क्या क्या नेशनल साइन है या नेशनल चिन्ह है जो भारत गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है? तो देखिए 7 चीज़ें हैं जो भारत गवर्नमेंट करती है। आपका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। एक तो है नेशनल फ्लैग, दूसरा क्या है? नेशनल एंथम, तीसरा नेशनल सॉन्ग, फोर्थ नेशनल बर्ड, नेशनल ट्री, नेशनल फ्लावर, 1 2 3 4 5 6, एंड द लास्ट इज स्टेट एम्बलम। और ये मैंने ऑलरेडी लास्ट के वीडियो में पूरा इसको डिटेल में करा रखा है। नेशनल फ्लैग मैंने करा दिया है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफली नेशनल एंथम के बारे में। तो नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया था? इसे अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को, करेक्ट। नेशनल एंथम, और नेशनल एंथम एग्जैक्टली है क्या? सो नेशनल एंथम इन जनगण मन। ठीक है, इसको किसने लिखा था? इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। इट इज़ रिटन बाय, ये माइंड कीजिएगा, इट इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। सो बेसिकली ओरिजिनल जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? ये जो लिखा गया था जनगण मन, वो बंगाली में लिखी गई थी। बाद में इसको हिंदी रूपांतरण को नेशनल एंथम डिक्लेयर किया गया। ठीक है, और ये नेशनल एंथम पहली बार कब गाया गया था? ये पहली बार गाया गया था 1911 के कैलकाटा सेशन में। ठीक है, कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसे गाया गया था 19। इस टाइम कौन थे? तो उस टाइम थे धर, एस.के. धर। आई थिंक नॉट एस.के. धर, इनका नाम कुछ कोई धर है, आप चेक कर लीजिएगा। तो उस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? धर। सो नाउ कम टू द नेशनल सॉन्ग की मैं बात करता हूँ। नेशनल सॉन्ग आपको पता है कि वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग
डिक्लेयर किया हुआ है। इसको अडॉप्ट कब किया गया था? सेम डे 24 जैन 1950 को। ओरिजिनली ये किसने लिखा था? ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था इसको, ठीक है। आनंद मठ जो इनकी न्यूज़पेपर थी उसी से ये लिया गया था। ओरिजिनली किस भाषा में लिखी गई थी ये? तो ये भी आप जान लीजिए, संस्कृत में लिखा गया था ये, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसे किसने गाया था? फर्स्ट टाइम इट वाज बेसिकली संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था। कब? 1896 कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में। और इस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे उस समय? उस टाइम थे रहमतुल्लाह साइनी, ठीक है। ये सेकंड मुस्लिम थे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे 1896 के अंदर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये सारी बातें वंदे मातरम सब कुछ याद रखना है, इसे हम नेशनल सॉन्ग सेलिब्रेट करते हैं। सो नेशनल बर्ड कौन है? आपको पता है, इंडियन पीकॉक। नेशनल ट्री इंडियन फिग ट्री बोला जाता है इनको, इंडियन फिग ट्री, बैनियान कॉमन भाषा में, बट आपको एग्जांपल में बैनियान नहीं देगा, इंडियन फिग ट्री लिख करके देगा। इंडियन फ्लावर्स जो है वो क्या है? लोटस मैग्निफेरा, ओके। सो अब बहुत लोग बोलते हैं कि नेशनल एनिमल कौन है, तो नेशनल एनिमल, या एक छूट गया, सॉरी, नेशनल एनिमल भी है करेक्ट, तो दैट इज़ टाइगर, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 या 7 जो चीज़ें हैं वो नेशनल है। तो नेशनल एनिमल है, नेशनल फ्लावर है, नेशनल ट्री है, नेशनल बर्ड है, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है। बट नेशनल फ्रूट बहुत लोग बोलते हैं कि आम है, मैंगो है, बट ऐसा नहीं है। नेशनल फ्रूट नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। नेशनल की बात करी जाए तो बहुत लोग बोलते हैं नेशनल लैंग्वेज, तो नेशनल लैंग्वेज भी कुछ नहीं है। और एक बात इसके एक्स्ट्रा है कि नेशनल कैलेंडर भी रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है, नेशनल कैलेंडर, ठीक है। तो नेशनल कैलेंडर भी है। तो नेशनल कैलेंडर बेसिकली कौन किसे सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि 78 BC की जो सका एरा है, सका एरा पे बेस्ड, ठीक है, शक संवत, उससे ऑफिशियली नेशनल कैलेंडर को दर्जा दिया जाता है, जिसका फर्स्ट मंथ होता है चैत्र, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा, क्लियर। और 1957 में जा करके ऑफिशियल कैलेंडर जो चुनी गई है, ये बात रखिएगा कि सिर्फ ऑफिशियल पर्पसेस के लिए जो कैलेंडर चुनी गई है वो क्या, कौन सा कैलेंडर चुना गया है? जॉर्जियन कैलेंडर, जॉर्जियन कैलेंडर सिर्फ। सो ये ऑफिशियल कैलेंडर है, करेक्ट। बट हमारी जो नेशनल कैलेंडर है वो कौन सी है? सका एरिया की 78 BC, करेक्ट। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको एस्टैब्लिश किसने किया था? कनिष्क, ठीक है। सका रूलर थे, इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, ओके। तो ये इतनी सारी चीज़ बस नेशनल है, अदरवाइज और कुछ भी नेशनल नहीं है, ओके। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। इस बार इंडिया ने सेलिब्रेट किया है 100 ईयर्स ऑफ विच इंसिडेंट? 100 ईयर्स ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। 22 अप्रैल को ये इंसिडेंट हुआ था। आप सभी को पता है कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की शुरुआत गांधी जी ने करी थी, और ये एक वायलेंट मोड़ ले लेता है इस तारीख को, जहाँ पे कुछ जो प्रोटेस्टर थे वो लोग क्या करते हैं कि अंग्रेज़ के जो पुलिस थे उसको पुलिस थाना में बंद करके, चौरी चौरा एक यूपी में एक जगह है, ठीक है, एक छोटा सा, वहाँ पर उनके पुलिस थाने में ही बंद करके उनको बाहर से आग लगा देते हैं, और इसमें काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स की जान चली जाती है, पुलिस पर्सनल्स की जान चली जाती है। तो गांधी जी को रियलाइज़ होता है कि अभी तक लोगों ने जो मेन मेथड है प्रोटेस्ट करने का, अहिंसा, उसको अभी तक सीखा नहीं है, क्योंकि ये हिंसक हो गया है। और अगर इसे कंट्रोल, इसको रोका नहीं जाएगा तो ब्रिटिशर्स, इसके रेपरकशन बहुत बुरे होंगे। ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? पूरी तरह से आंदोलन को बंद करवा देंगे, और फिर आने वाले टाइम में हम कोई भी आंदोलन नहीं कर पाएंगे। इस वजह से चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने ही कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद गांधी जी को जेल जाना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। तो इसका 100 ईयर्स हो चुका है, तो ये भी आपको बात याद रखनी है, ठीक है। तो आज के लिए करंट अफेयर्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।